अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ ज़ैन महबूब। आज मैं आपके साथ फिर से एनटीएस का एनदर कंप्लीट पास पेपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी वीडियो को बनाएं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के पोर्शन को। तो आपके पास पहला सवाल है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस कंप्लीट करना है, ऑप्शन चूज करना है। द एग्जामिनेशन विल टेक इन 10 मिनट्स। फिनिश, फिनिश्ड, शल फिनिश, हेड फिनिश्ड। जी हाँ, तो क्या होगा? द एग्जामिनेशन विल फिनिश्ड और फिनिश इन 10 मिनट्स। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आई फॉरगॉट डैश टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर। आई फॉरगॉट टू टेक, टू टेक, अनटेक, ऑफ टेक, इन टेक। जी हाँ, आई फॉरगेट टू टेक। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर आपके पास है आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज। मतलब ये सेंटेंस है जिसमें हमें बताना है कि किसको हमें चेंज करना है, या आइदर इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। द लास्ट बस लीव इन 5 मिनट्स एंड ट्राम्स स्टॉप रनिंग टू। नो एरर। अब बताना है द चेंज होना चाहिए, लीव चेंज होना चाहिए, मिनट चेंज होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए? थ्री। जी हाँ, तो थ्री का लीव चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप पेंटिंग क्वाइट लेट इन लाइफ। अब इसमें एरर बताना है। जी हाँ, तो बताएं एरर क्या होगा? इसमें कोई एरर नहीं होगा, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। वर्थ, वर्थ की माना क्या है? वैल्यू, आई थिंक डेथ, वीकनेस, बर्डन। जी हाँ, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर वुड बी ए, वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बिल्कुल इजी है, आराम आराम से करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा हमें। अच्छा, उसके बाद एंशंट। एंशंट का भी हमें बताना है। एंशंट माना ओल्ड, सबको पता है, तो सिक्स का बी वुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद अच्छा, इनका फिर अपोजिट बताना है, आई थिंक। जी, अपोजिट। फॉर्चून, लक, कैपिटल, बेड लक। आई थिंक सेवन का क्या होगा? हाँ, बताएं। सेवन का होगा भाई बेड लक। इनिशिएटिव, इनिशिएट मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फिनिश। बिल्कुल इजी दिया हुआ है। अब ये पेड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ा, इसको कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इसमें से? If someone wants to persuade his readers to his point of view on subjects like religion, politics or history, then he has to। अब बोला अगर कोई है वो मतलब चाहता है कि लोग उसके पॉइंट सब्जेक्ट्स को पढ़ें, लाइक उसके रिलीजन्स को, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी हिस्ट्री को, तो उसे क्या बताना चाहिए? सिंपली स्टेट इज पॉइंट। उसे अपनी पॉइंट सिंपली बता देनी चाहिए। प्रोवाइड एविडेंस, एविडेंस देना चाहिए उसे। ही हैज, उसे फोर्स करना चाहिए, लोगों को फोर्स करना चाहिए कि मेरी बात सुनो। ही हैज टू प्रोवाइड ओनली द समरी। उसे मतलब एक अच्छा खासा मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए। तो क्या होगा नाइन्थ का करेक्ट आंसर? जी हाँ, नाइन्थ का करेक्ट आंसर होगा बी। उसे प्रूफ्स देने चाहिए, फिर ही हम उसकी मजहबी हो या पॉलिटिक्स हो, कोई भी बातें हो, फिर सुनेंगे हम। असमरी राइटर, हाँ, नीड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स अगेन एंड अगेन। उसे दोबारा दोबारा चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए। मस्ट राइट एवरी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। मस्ट कन्वे द रियल मैसेज, नीड्स टू गिव। हाँ, समरी राइटर को क्या करना चाहिए? उसको मस्ट कन्वे द रियल मैसेज, उसको रियल मैसेज देना चाहिए जो फुल और क्लियरली हो। बिल्कुल ईजी है, पेरा को पढ़ लेना, हो जाएगा। अच्छा, ये अगर पेरे वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस को पढ़ा करो, गौर से सुनो, क्वेश्चंस को पढ़ा करो, ऑप्शंस को पढ़ा करो, फिर जाकर पैराग्राफ को पढ़ा करो। फिर पैराग्राफ को पढ़कर वापस आओगे, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। डायरेक्ट पैराग्राफ को पढ़ोगे, इधर आओगे थोड़ी कंफ्यूजन होगी। पहले इनको पढ़ लो, फिर जाकर पैराग्राफ को पढ़ो। ठीक है, हो जाएंगे दो क्वेश्चन, ये तो बड़ा हलवा होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ इस तरीके से होगा आपके पास। सॉरी, एक मिनट, ये रहा आपके पास 11th क्वेश्चन फिजिक्स का। इफ बोला इफ वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो ए डॉट बी क्या होगा? जीरो। 90 के एंगल पे ए डॉट बी जीरो होता है, जीरो के एंगल पे मैक्सिमम होता है। अगर ए क्रॉस बी इधर होता तो फिर हम बोलते भाई मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद एक ऑरेंज है जिसको ड्रॉप किया गया है टावर से, उसने 10 सेकंड लिए हैं ग्राउंड में गिरने के लिए। टावर की हाइट मालूम करनी है,
तो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा हुआ है v इज इक्वल टू जी टी। सबसे पहले वेलोसिटी मालूम करेंगे, ग्रेविटी भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, वेलोसिटी मालूम हो गई। अब अगर हाइट मालूम कर लोगे, v स्क्वायर को डिवाइड करोगे 2g के साथ तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी 510 मीटर। कर लेना, ना हो कमेंट्स में पूछना। उसके अलावा फिर हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर ये समझना है तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। एक व्हीकल है जिसकी स्पीड ये है और ये रेडियस है उसका, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। वी स्क्वायर अपन आर, रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है। अच्छा, पहले जो वेलोसिटी है इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि हमें जितने भी प्रॉब्लम्स करने होते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करनी होती हैं। बिल्कुल ईजी है, हलवा है। तो 60 को पहले मल्टीप्लाई करो 1000 के साथ, डिवाइड कर दो 3600 के साथ, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग मिलेगी, ठीक है, 16 या 17। फिर वेलोसिटी का स्क्वायर कराओगे, उसको आर के साथ डिवाइड करोगे, आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको जवाब मिलेगा 2.7, ठीक है। उसके बाद इन 80 kg मेन रन, 80 kg मेन है, मास दिया हुआ है या वेट दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, मालूम करना है वर्क, ठीक है। तो एम जी आपके पास फार्मूला है, मास भी है, ग्रेविटी भी है, हाइट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं बताऊं सही जवाब क्या होगा, 14 का बी वुड बी द योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फिर हमने कौन सा 14 किया जी, 14 किया। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन, चल। अब बॉडी जिसका मास दिया हुआ है हमें 0.2 kg, ये स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच करने के लिए जाहिर सी बात है फोर्स लगता है, वो हमने ये फोर्स दिया है, हमने मालूम करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। सिंपल है भाई, फोर्स है 6 न्यूटन, एक्स 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। देखो सबसे पहले जो एक्स दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 0.3। अब 6 को डिवाइड करो 0.3 के साथ, मैं बताऊँ जवाब क्या होगा, जवाब होगा 20, ठीक है। कर लेना, ना हो तो एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा कमेंट्स में। आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ। लाइट की जो पोलराइजेशन होती है, ठीक है, बोला है, उसका टेक्निकल एग्जांपल बताओ। द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज शुगर, ये भी सही है, पर डेली लाइफ में नहीं होता। इन फोटोग्राफी टू एनहेंस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स, इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी अंडर वाटर। जी हाँ, तो सही जवाब क्या होगा 16 का सही जवाब होगा आपका डी, 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद फिर एक फार्मूला है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, ऑब्जेक्ट लेंस की मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, जबकि डिस्टेंस हमें 60 मीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ये देखो फोकल लेंथ भी दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, हमें मालूम करनी है मैग्निफिकेशन। ये इधर आकर इधर माइनस कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, 1/f प्लस ये आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। तो वैल्यूज रखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एट द एंड आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे और आपको जवाब मिलेगा 1/3, ना हो मैं बैठा हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द वॉल्यूम बाय ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल का या 1 मोल के सब्सटेंस का जो वॉल्यूम क्या होता है 22.4 होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 19 MCQs। एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से 5 मीटर अबव गया है, ठीक है, उसका मास 20 kg है, उसकी एक्सीलरेशन हमें दी गई है, हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। एमजीएच हमारे पास फार्मूला है, इजीली पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं बताऊं क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ 19, पोटेंशियल एनर्जी होगी बी। बिल्कुल ईजी है भाई, मास कितना है 20, ग्रेविटी कितनी है 10, 20 को 10 के साथ करो क्या होगा, हाँ मैं भी भूल गया, 20 को तो 200, 200 को हाइट के साथ करो 1000, बिल्कुल ईजी। अच्छा, ये बड़े मज़े का एमसीक्यूज दिया हुआ है आप लोगों को। बोल रहे हैं 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर हैं, दोनों हैं सीरीज में भाई, कनेक्टेड अक्रॉस 180 वोल्ट, कैलकुलेट चार्जेस। 2 वेक्टर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, C1 और C2 दोनों पर चार्जेस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब वेक्टर सीरीज में होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वेक्टर सीरीज में होते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है 1/C1 1/C2। इन सबको करोगे आपके पास जवाब आएगा 4 माइक्रोफेरेड। फिर हमारे पास चार्ज का फार्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पड़ी है, वोल्टेज 180 है, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 360 आएगा, ठीक है। तो जबकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में,
जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उन पर चार्ज जो होती है वो सेम होती है, तो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। कर लेना, ना हो मैं बैठा हूँ। द यूनिट्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास इन एसआई यूनिट्स आर द सेम इज द यूनिट ऑफ दीज क्वांटिटीज इन। जी हाँ, तो क्या होगा, कौन सा सिस्टम, MKS 21 का। जी ही, MKS द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ईजी है, कोई समझने वाली बात नहीं है इनके अंदर। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये बड़े मजे का MCQ है। देखिए NTS टेस्ट कितनी मुश्किल निकाल रही है, बहुत मुश्किल टेस्ट निकालती है, बहुत मुश्किल। हाँ, इसकी ये बात अच्छी है कि बुक से दे रही है टेस्ट, बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, 3 वर्ड्स है हमारे पास, नॉन जीरो, आइसोबेरिक, आइसोबेरिकल, इनको पुट करना है इनके अंदर। तो जी हाँ, डैश प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, साइड सी बात है। आइसोबेरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इन सच प्रोसेस द हीट ट्रांसफर एंड वर्क बोथ आर नॉन जीरो। तो हमने ये भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी इस्तेमाल कर लिया, इट मीन्स इसमें आइसोबेरिकली आएगा। तो आपका ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। पी आइसोबेरिक, क्यू नॉन जीरो, आइसोबेरिकली में आर, हमने सही तरीके से यूज़ कर लिया इसको। देख लेना इसको, बार बार समझ ना आए कमेंट्स में। अच्छा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, बोल रहा है अगर हम लेंथ डबल कर रहे हैं। अच्छा, लेंथ कैसे डबल कर रहे हैं, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस डबल होगी। देखो, एक वायर है उसको हमने खींचा है तो उसकी रेजिस्टेंस डबल है। अच्छा, मैं ऐसा करता, मैं बोलता एक वायर है उसमें मैंने दूसरी वायर ऐड की है, अगर तो ऐसा मैं बोलता तो उसकी रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होती। क्लियर बात है। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारे पास क्या होता है, मैं किसी के साथ कॉल पर बात करते हैं तो हमारा ऑडियो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के साथ मिलता है, तो ये उसकी बात हो रही है। इफ़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड FM और कैरियर फ्रीक्वेंसी को FC बोलते हैं। एफ मिनिमम, एफ मैक्सिमम, रिप्रेजेंट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के बैंड होते हैं, एक होता है अपर बैंड, एक होता है लोअर बैंड। तो अपर बैंड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है, और लोअर बैंड का फार्मूला जो होता है ये होता है। तो इधर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है, सबको पता है, पावर का यूनिट है जूल, ओ सॉरी वाट। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं हम, आपके पास 26 MCQs है। इफ T इज द टेंशन, ठीक है, तो इसका बोला T इज द टेंशन एंड ये माइक्रो म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्टेज वाई इन सोनोमीटर, द वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला पूछ रहा है भाई, तो 26 का D, V इज इक्वल टू T अपॉन म्यू। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डैश ऑब्जेक्टिव लेंस एंड डैश आईपीस। जी हाँ, तो क्या होगा 27 का बी, दोनों कॉन्वेक्स होने चाहिए। क्लियर बात है। एस्ट्रोनॉमी का तो पता है ना, टेलीस्कोप का तो पता है ना, सबको पता होगा आई होप। उसके बाद द रिलेशनशिप फॉर एक्सरे डायफ्रैक्शन इन एटॉमिक लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स। जी, तो हमसे पूछ रहा है द रिलेशनशिप ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन इन एटॉमिक लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स, एटॉमिक लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स विद स्पेसिंग d अमंग द क्रिस्टल प्लेन्स इज, रिलेशनशिप बतानी है हमें। ठीक है, तो ये आई थिंक ये चैप्टर है आपका एंटर की फिजिक्स का, तो मैं जस्ट फार्मूला बताना है हमने, तो फार्मूला क्या होगा 28। जी हाँ, बताएं आप लोग, 28, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हेन इंटरफेरेंस बिटवीन थिन फिल्म्स अकर्स, इधर भी फार्मूला बताना है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग रेज इज 2t, इंटरफेयर हो रहा है उनके बीच में, पाथ डिफरेंस है 2t है। एन इज एन जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को शो करता है ऑफ द मीडियम। द ब्राइट, एक होती है ब्राइट सर्कल, एक होती है डार्क सर्कल, तो फार्मूला बताना है हमने। तो जी हाँ, 29 का जो आपका सही जवाब होगा वो डी, डायरेक्ट बुक की लाइन से ली हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सवाल है द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी वैल्यू इन, हाँ, ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 30। डी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ईजी। उसके बाद आपके पास सवाल आया हुआ है 4 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 4 रेजिस्टर से 10 ओम के हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। दियर कंबाइन इफेक्ट इक्विवेलेंट इन ओम इज, देखें जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं ना, रेजिस्टर सीरीज में, तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 40 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर ये पैरेलल होते रेजिस्टर्स तो फिर हम 1 अपान वाला सिस्टम करते। स्टेडी करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। उसके अलावा वोल्टेज आपको दिया हुआ है, पावर मालूम करना है, P इज इक्वल टू VA, तो मल्टीप्लाई करोगे 500 द करेक्ट आंसर। ठीक है,
The magnetic field of induction B is measured in units which are equivalent to magnetic field of induction का यूनिट बताना है। जी हाँ, 38 का सही जवाब क्या होगा? D would be the correct answer. Newton per ampere into meter, I think Tesla. Which of the following we have electromagnetic X-rays, सबको पता है, ठीक है। द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन यूवी रीजन, बल्मर नहीं, लाइमन इज द करेक्ट आंसर। लाइमन इज द करेक्ट आंसर, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पर। हम बड़ा गंदा एमसीक्यू दिया हुआ है, बोल रहे हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, उसको रिएक्ट करवाया जा रहा है कॉपर के साथ, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा? तो आई थिंक H2 है, यहाँ पर मैंने ट्रिक लगाई है, ये मुझे आता नहीं है। H2 है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 2H होता तो मैं 2 लगाता, 3 होता तो मैं 3 लगाता। कैथोड रेज are heavy in the case of bigger atoms, are light in case of smaller atoms, are more intense in case of radioactive atoms, depend on the nature of the gas, are independent of the nature of the gas। जी हाँ, 42 का सही जवाब क्या होगा? आप बताएं। 42 का सही जवाब होगा E, are independent of the nature of the gas। नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती। पोलिस एक्सक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स, पोलिस एक्सक्लूजन बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। According to this principle, which of the following pairs of atoms show the difference in their principal quantum number? उसके मुताबिक कौन से एटम्स हैं जो अपने क्वांटम नंबर में डिफरेंशिएशन शो करते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम। जी हाँ, 43 का सही जवाब क्या होगा? जी 43 का सही जवाब होगा सी, सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, बोल रहा है इथाइल अल्कोहल को हमने बॉयल किया है, ठीक है। हाई इथाइल अल्कोहल को हमने बॉयल किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, इसके मुकाबले में ये ईथर है, थ्रो बोथ है सेम, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, पर इसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है बॉयल करने के लिए, इसको कम देनी पड़ती है। बोल रहा है क्यों, रीज़न क्या है? रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, ठीक है। फॉर 51% आयोनिक मॉलिक्यूल द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पता नहीं कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन लाया है, पर सही जवाब इसका बी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है यार, ये बॉयल्स 40 लॉ से रिलेटेड है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, कर लेना, ना हो मैं बैठा हूँ। उसके बाद इफ द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम कमर्शियल प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे पास होते हैं वो बने हुए होते हैं मोल्टेन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया, पर ये याद कर लेना, सोडियम, कुछ इस तरीके से। बल्मर सीरीज इज इम्पोर्टेंट इन, जी हाँ, बल्मर सीरीज किस में इंपॉर्टेंट होती है? फर्स्ट 5 सीरीज, इट गिव्स शार्प लाइंस, इट गिव्स विजिबल, सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following compounds is expected to be colored? जी हाँ, इनमें से colored कौन सा होगा? मैग्नीशियम फ्लोराइड, ओ सॉरी डी, कॉपर फ्लोराइड वुड बी योर कलर्ड। क्लियर बात है, इतना समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद 50 बड़े मजे का एमसीक्यू है। आई थिंक ये है ब्यूटेन। बोला है ब्यूटेन अगर रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो क्या बनेगा? तो जहाँ तक मुझे पता है आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, जी हाँ 50, प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा सी, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट बनता है, बुक की लाइन होगी। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5th ए के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनकी करेक्ट स्टेटमेंट हमें मार्क करनी है। जी हाँ, तो द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5 आर कोवेलेंट, या आयोनिक होते हैं, या हाफ कोवेलेंट हाफ आयोनिक। 5th के क्या होते हैं भाई? कोवेलेंट होते हैं। नाइलॉन कपड़े की टाइप है। 6,6 इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, जी हाँ, किसकी कंडेंसेशन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है? डिपिक एसिड इन हेक्सामिथाइलिन डायमंड, डायरेक्ट बुक की लाइन है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फा अमाइनो एसिड आर कॉमनली हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू। अल्फा अमाइनो एसिड्स के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, जी हाँ, और अमाइनो ग्रुप भी होता है। कौन से कार्बन पर अटैच होता है? 53, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, सेम कार्बन एटम। इन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया, अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमाइड, क्यानाइड, अमाइन, एमाइन। 54, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, अमाइन। बड़े मजे का एमसीक्यूज है। SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद, SN2 रिएक्शन किसके अंदर होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑल। जी हाँ 55 ए प्राइमरी, तो SN1 सेकेंडरी के साथ होते हैं। The arrangement of element in ascending order of atomic weight is made by Ingold, Hughes, Newland, J.W. Dobrinier।
हाँ, किसने किया था? डोब्रिनियर नहीं, न्यूलैंड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड टू द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड टू ऐड इन द गिवन डायग्राम टू मेक इट एरोमेटिक। बोल रहा है इसमें कौन सी चीज़ ऐड करें जो एरोमेटिक बन जाए? हाइड्रोजन, OH, CH या H2? जी हाँ, 57 आप इसमें ऐड करेंगे OH तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर बात है, बिल्कुल ईजी है, खत्म होने वाला है बस। अच्छा, 4 वर्ड्स हैं फिर से हमारे पास। ठीक है, 4 वर्ड्स कौन से हैं? एक है सिमिलर पोलर चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा है सॉल्वेशन, चौथा है लेटिस एनर्जी। चलिए इसका डायरेक्ट सही जवाब आपको बताता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। 58 का सही जवाब है सी। ठीक है, तो बोल रहा है लेटिस एनर्जी आएगा एस की जगह पर, एस की जगह पर यहाँ पर लेटिस एनर्जी आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पी की जगह पर जो है आपका आएगा, क्या आएगा? सिमिलर पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आएगा आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सिमिलर पोलर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्यू strong electrostatic attraction between ionic and polar molecules of solvent. The surrounding of the ionic by solvent molecule are solvation yes easy हो गया। इसको 2 बार पढ़ोगे एमसीक्यू समझ आ जाएगा। अच्छा, ये बड़ा गंदा एमसीक्यू दिया हुआ है, पता नहीं क्या है ये मैंने कभी तक नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आप लोग मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, मे भी आप लोगों ने पढ़ा हो, तो मैं आप लोगों को इसका सही जवाब बता देता हूँ। बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बी आपका जो ये प्रोपियोनिक एसिड है, तो जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो आखिर में पिक का आवाज़ देते हैं, तो इसका 60 का जो सही होगा वो क्या होगा? सी। ठीक है, अब आते हैं आई थिंक बायोलॉजी। चलें भाई, नहीं और भी हैं और भी हैं और भी हैं। 61 द टर्म, ये एमसीक्यू गलत है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बोल रहा है अगर केपी की वैल्यू बड़ी है और केसी की, मतलब बोला इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो ये शो करती है कि केपी की वैल्यू बड़ी है और केसी की वैल्यू छोटी है? तो देखिए केपी की वैल्यू तब बड़ी होती है जब प्रोडक्ट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, तो इसमें दोनों सेम है, इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है। सी इज द करेक्ट आंसर। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? जी हाँ, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपके पास सी। ये फिर क्वेश्चन दिया हुआ है 40 ला पर V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग। उसके बाद 6,7 टाइम मिथाइल 9D पैराब्यूटाइल आइसोब्यूटा हेक्सेन इज द आईयूपीएक नेम ऑफ, किसका आईयूपीएक नेम है भाई? 65। जी हाँ, बी राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन पढ़ा है वायरस वाले चैप्टर में। राइबोफ्लेविन इज अ विटामिन कॉन्स्टिट्यूट प्रोड्यूस्ड बाय राइबोफ्लेविन क्लोस्ट्रीडियम, पता नहीं क्या कुछ ऐसे था। तो फर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स, फर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? जी हाँ, SO3। क्लियर बात है, चलिए ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब आते हैं द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन। जी हाँ, आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूर दूर तक जी बी ही करेक्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स इज ड्यू टू, अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड की वजह से होती है। फ्री रोटेशन अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन, तो अगर ज्योमेट्रिकली बात हो रही तो ऑप्टिकल होगा। 68 का नहीं भाई, 68 का करेक्ट आंसर रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्शन अबाउट कार्बन कार्बन। भाई मजे के एमसीक्यू हैं। बड़ी बहुत ही मुश्किल टेस्ट निकाली हुई है। चलिए हमारा लास्ट बचा हुआ है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। द कैटलिस्ट इन फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एल्यूमिनियम। डी 70 का, फिर भी करेक्ट करते हैं। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास है बायोलॉजी। चलें, हर किसी को इसी का इंतजार होगा। जी हाँ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पेरेन्काइमा टिश्यू एक्सेप्ट, बोल रहे हैं सारे करेक्ट हैं रिगार्डिंग पेरेन्काइमा टिश्यू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है वो बताना है। डी, टाइम नहीं है इसलिए डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिप्स आर फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, जेनेटिकली आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज जेनेटिकली आइसोलेटेड जीन। 73 जीन या बायोम? जीन। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट इन अबायोटिक कंपोनेंट इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी इनमें से है? मेरे ख्याल से तो आयरन है, आप अपना बताएं। आयरन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास है, हो गया ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद डिजायर्ड जीन, इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, ये भी सही है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फिर इंसर्शन करेंगे। नहीं, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये करेंगे A1,
उसके बाद हम प्रिपरेशन इसकी करेंगे 2, उसके बाद मना, हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे। पहले हमने ये सिलेक्ट किया, फिर हमने इसको बनाया, फिर हमने इसको इंसर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फिर मल्टी मना, ये आपके पास क्या होगा इस तरीके से। और ये ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है 1, आ गया सही है। उसके बाद हमने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है 3, नहीं है ये रहा 3। उसके बाद हमने क्या करना है, ये करना है 4। तो इनमें ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। तो आपको इसकी ग्रेस मार्क मिलेगी अगर आपने ये टेस्ट दी थी पिछले साल। बड़े ही मुश्किल एमसीक्यूज दिए हुए हैं। द अबव गिवन लाइन्स टेल अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज इन द पॉन्ड। तो आप इसको खुद देख लेना, मैं ऑप्शन सही बताता हूँ। 76 का जो आपके पास सही जवाब होगा वो होगा सी, सही है। उसके बाद नोस्टॉक एनाबेना सुना होगा। नोस्टॉक फिलामेंट्स आर इंटरमिक्स्ड इन a gelatinous mass that form ball-like structures called, जी हाँ, क्रोमोप्लाज्म सिनोबियम। बड़े ही मजे का और बहुत पुराना पुराना एमसीक्यू दिया हुआ है। आई थिंक एलजी पता नहीं फंजी वाले चैप्टर में से दिया हुआ है इसको। अच्छा ये देखें फिर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस अकर इन द मस्कुलर टिश्यू लीव्स एंड रूट्स। लीव्स और रूट्स में क्या होता है, जी हाँ 78। तो sucrose enters flowing by active transport and the water potential become more negative। लीव्स में ये होता है। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शेप, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, मतलब इनको नाम देना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ए ट्रेकिया है, जी हाँ ए ट्रेकिया है। आपका जो बी है वो ब्रोंका है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। और जो आपका सी है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, जी। उसके आपको डी जो है वाल्वुलर डक्ट है, ई जो है वो अल्वियोली है, करेक्ट। क्लियर बात है। चलिए उसके बाद आपके पास ये है। अच्छा हार्मोन दिए हुए बोल रहे हैं, बताओ किसका काम क्या होता है। देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो काम होता है वो होता है मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल, ठीक है। तो ये क्या है, ए है। और ए किसके साथ मैच हो रहा है, टी के साथ, ये रहा, ठीक है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है आपके पास, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बी है और इसका काम होता है एस, डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटेनियम, ठीक है। फिर आपके पास है प्रोगेस्टेरोन, इसका काम क्या होता है, प्रोगेस्टेरोन का काम प्रिपरेशन ऑफ एंडोमीटियम फॉर इन्फ्लेमेशन, सी और पी मैच हो रहे हैं। डी एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, क्यू के साथ मैच, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर के से बोला सिकल सेल हेमोग्लोबिन डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल हेमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ single change in amino acid. Valine replaces glutamic acid of coding triplet and DNA of glutamic acid CTT and GTTT. On coding triplet in DNA for valine CAACAG, which mRNA codon would produce sickle? बोला कौन सा mRNA कोडान जो है सिकल सेल प्रोड्यूस करेगा, 81 डी GTT, ठीक है। इसमें मिस्टेक आएगी। अच्छा ये बड़ा मजे का डायग्राम है। ये बोल रहा है, ये शो करता है कि बंदे को कुछ भी नहीं है, ये शो करता है मतलब लड़की को कुछ भी नहीं है, ये शो करता है मेल को कुछ भी नहीं है, ये शो करता है मेल अफेक्टेड है। बोल रहा है अगर ये 4 नंबर, इफ डाटा नंबर 4 वो मेरी करती है नॉर्मल के साथ, ये भी नॉर्मल वो भी नॉर्मल, तो 0% चांसेस। क्लियर बात है, होप क्लियर हुआ होगा। चलिए उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, द बेलो गिवन आर द करेक्टर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। बोल रहा है इनमें से जो करेक्टरिस्टिक दी हुई कौन से इकोसिस्टम की करेक्टरिस्टिक है। इंक्लूड्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, रेनफॉल होती है, ड्राई सीजन इज वेरी लॉन्ग, ड्राई सीजन बहुत लॉन्ग होती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड जेब्रास, जिराफ्स, एलिफेंट्स, यूफोबोरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट लाइफ। तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, 83, जी हाँ ये आपकी करेक्टरिस्टिक है स्वानब की। ओ आखिरी चैप्टर एंटर की बायोलॉजी का, उधर से क्वेश्चन लिया हुआ है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड आरबीसी हेल्प्स इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस किसमें हेल्प करवाता है, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड की, जी हाँ डी। द टेंडेंसी ऑफ solution to take up water when separated from pure water by selectively permeable membrane, selectively permeable membrane, तो इसका क्या होगा, जी हाँ 85। ऑस्मोटिक प्रेशर, जी यस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्कल फॉर्म द ब्रेन बॉक्स एंड कॉन्सिस्ट ऑफ, क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं, मैंने तो 8 पढ़ी हैं, 86, जी हाँ 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, नमूनिया, टेनियसिस, एमेबियासिस, कौन सी जो फंगल डिजीज है, 87, जी हाँ बी टेनिया कॉर्पोरिस। चलें पहुंचने वाले हैं हम। 88 है आपके पास, राइबोज एंड राइबुलोज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, सी इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद विच मेथड ऑफ गेनिंग इम्यूनिटी कैन बी डिस्क्राइब एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बताना है। फीडिंग, इनहेलिंग द चिकन वायरस, इंजेक्शन विद एंटीबॉडीज थ्रू द प्लेसेंटा। जी हाँ, 89 का सही जवाब क्या होगा? जी भाई, 89 का सही जवाब होगा बी, इनहेलिंग चिकन पॉक्स वायरस। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो तब क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एरोटा में पंप होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वो लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। आपके पास डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में बताना है कि वाई किसको शो करता है और एक्स किसको शो करता है। तो आपका जो वाई है वो आई को शो करता है, और जो एक्स है वो शो करता है हैंड को। क्लियर बात है? सॉरी, आपका जो एक्स है वो आई को शो करता है, और जो वाई है वो शो करता है किसको? हैंड को। क्लियर बात है आपके पास? 91 का डी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। जो एक्स है वो स्किन को शो करता है, और जो वाई है वो स्पाइनल कॉर्ड को शो करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उसके बाद आपके पास है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम पेरोक्सिसोम के पास होते हैं। In interbreeding, a population finds becomes separate geographically forming two isolated groups. तो isolated group बने, each group become subject to different selective pressures. दोनों को different selective pressures हैं, मतलब एक का environment अलग है, दूसरे का environment अलग है। One group was introduced into the habitat of the other. Which of the following would determine whether they are new form to distinct species? तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ। 93 का करेक्ट आंसर है बी, दे फेल टू प्रोड्यूस फर्टाइल एफ हाइब्रिड्स। 4 tubes were set up under certain conditions as shown in table. 4 हमने ट्यूब सेटल किए हैं, ठीक है। फिर बता रहे हैं आफ्टर इंक्यूबेशन each sample was analyzed to determine the presence of carbon dioxide and lactate, on which table tubes is lactate most likely to present। इनमें से हमें बताना है 4 ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन्हें बताना है कि लैक्टेट किसके अंदर मौजूद होगा। जी हाँ, तो लैक्टेट किसके अंदर मौजूद होगा? 94 में बता देता हूँ सी, ठीक है। 1 and 4 इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जाहिर सी बात है लैक्टेट बनेगा। ऑक्सीजन की कमी है तो जाहिर सी बात इन दोनों में ऑक्सीजन रिच है, इनमें डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में लैक्टेट बनेगा। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें समझने के लिए। चले अब आगे आते हैं। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब स्लाइडिंग जॉइंट्स। कौन सी स्टेटमेंट है जो स्लाइडिंग जॉइंट को डिस्क्राइब करती है? जी हाँ, 95 है हमारे पास, डी इज द करेक्ट आंसर। 1 and 4 these joints allow bone to slide, सही है। bones of ankle or wrist, सही है, सबको पता है। द कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सी, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर बाय माइटोसिस, क्लोनिंग, गैमेट प्रोडक्शन, रिप्लेसिंग डैमेज सेल्स। तो मेरे हिसाब से तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, फिर भी देख लेते हैं। सी, 1 and 3, क्लोनिंग ऑफ प्लाज्मा सेल्स, माइटोसिस होती है दोनों। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, स्पोरोजुआ या सिलिएटा। जी हाँ, 98 स्पोरोजुआ से बिलोंग करता है। उसके बाद पिस्टल इज द पार्ट ऑफ, पिस्टल किसका पास है? आई थिंक कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल है, ऐसे ही। 99 नहीं, पिस्टल पार्ट पूछ रहा है, तो पार्ट है ये स्टेमन का। ग्रुप ऑफ ड्यूट्रोस्टोमा इंक्लूड्स फाइलम। जी हाँ, ड्यूट्रोस्टोमा कौन से फाइलम के अंदर आता है? कोर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा। बोथ एंड टी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।